दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को इनिशियली पढ़ते हैं तब तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बहुत सी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होने लगता है। इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है। तो इस वीडियो के अंदर हम उतनी ज्यादा हार्ड मैथमेटिक्स या फिर तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बात करें, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उन चीजों को समझें जिनकी वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स जैसा नया ही मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं और आप इनका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन को समझने के लिए हम इस वीडियो को तीन अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करके समझेंगे। पहला पार्ट होगा पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए हम चीज़ों को कैसे समझते हैं उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया लेंगे। दूसरे पार्ट में दोस्तों हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन क्या होती है, यानी कि दोस्तों उन एक्सपेरिमेंट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए नहीं समझाया जा सकता। और तीसरे पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसी थर्ड स्टेप पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों चलिए तो वीडियो का पहला सेक्शन शुरू करते हैं, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स। दोस्तों हम 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो मोस्टली क्लासिकल मैकेनिक्स से ही रिलेटेड होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में दोस्तों हम जानते हैं कि न्यूटन्स के लॉ का यूज होता है, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर तो ट्रैजेक्टरी को स्टडी करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंट पार्टिकल का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम किसी भी सिस्टम की या फिर तो किसी भी चीज की कोऑर्डिनेट एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। इस एक्यूरेसी की वजह से ही क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो डिटरमिनिस्टिक अप्रोच रखता है। ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये हमारे पास नहीं होती। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच से हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर हमें ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में पता होता है। अब उस पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट किया जाए तो न्यूटन के इक्वेशन के जरिए हमें किसी भी आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में उस ऑब्जेक्ट की या फिर तो पार्टिकल की स्टेट यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी वो भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इस चीज को दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल के जरिए समझेंगे। अगर मेरे पास कोई पत्थर या फिर तो बॉल है और उसको मैं फेंकता हूँ और इनिशियली मैं किस वेलोसिटी से फेंकता हूँ और किस एंगल पे फेंकता हूँ अगर वो मुझे पता है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी या फिर तो किसी भी समय पे उस बॉल की पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी वो एक्यूरेटली पता लगाया जा सकता है। और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हमने 11th और 12th स्टैंडर्ड में किए भी है। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं या फिर तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो फिजिक्स यूज होता है वो कैसे काम करता है। और दोस्तों में लाइट को भी समझना, लाइट को पॉइंट पार्टिकल की मदद से तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फील्ड। फील्ड के अगर एग्जाम्पल ले तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर तो मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे फील्ड के एग्जाम्पल है। अगर हम इसको बहुत ही शॉर्ट में समझें तो हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो उसके आसपास हम जानते हैं कि दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। अगर अलग अलग पोजीशन के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी इमेज हमें मिलती है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने जैसे ये है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई मीडियम ना होने के बावजूद भी ये फोर्स लगती है। इस वजह से एक चार्ज पार्टिकल के आसपास कुछ ऐसी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है जो फोर्स लगाती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी चीज का उसी को हम फील्ड बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए। तो ऐसे दोस्तों इसी फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं दो पास के ऊपर जिनके बीच में हम पता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चार्ज पार्टिकल जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है या फिर तो दो मैग्नेट जिनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल हुए वो हो गए फील्ड के। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मैक्सवेल के कुछ 4 इक्वेशन देख सकते हैं। ये 4 इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में कैसे होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
इन्हीं इक्वेशन का यूज करके मैक्सवेल ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूफ किया कि लाइट वेव जो है वो कैसे प्रोपोगेट करती है, और मैक्सवेल ने ये भी प्रूफ किया कि लाइट जो है वो एक वेव है, और हम जानते हैं कि वेव की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती और वो हर जगह स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो दोस्तों देखा आपने पार्टिकल फील्ड और वेव्स का यूज करके हमने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया फिजिक्स के जरिए। दोस्तों अब हम मूव करते हैं सेक्शन 2 के ऊपर, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए नहीं समझा सकते। दोस्तों क्या आपने यूरेनियम के बारे में सुना है? तो आप बखूबी भी जानते होंगे कि यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसके अंदर से काफी मात्रा में रेडिएशन निकलता रहता है। इस तरह के कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। दोस्तों इस रेडिएशन का जो एमिशन है वो प्योर क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके नहीं समझाया जा सकता। हम ये नहीं बता सकते क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए कि इन एलिमेंट्स के अंदर से रेडिएशन क्यों निकलता है, कितने अमाउंट में निकलता है और कितने टाइम तक निकलता रहेगा। दोस्तों दूसरा एक टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दोस्तों हमें समझना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सन जो है, अर्थ जो है और जो मेणबत्ती की राख या फिर तो मैश होती है वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ब्लैक बॉडी के। यहाँ से आपने समझ ही लिया होगा कि ब्लैक बॉडी का जो कलर है वो ब्लैक होना जरूरी नहीं है। दोस्तों चलिए समझने के लिए हम सबसे पहले सन का ही एग्जांपल लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो पूरा रेंज है वो देख सकते हैं। इस पूरी रेंज के अंदर रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज, एक्स रेज, गामा रेज, सारी की सारी रेडिएशन को प्लॉट किया गया है, और ये सारे के सारे जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जिसके अंदर से एक ही टाइम पे ये सारे के सारे रेडिएशन एमिट होते हैं। लेकिन ये बात जो है वो ब्लैक बॉडी के बारे में सच नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉडी के अंदर से ये सारे के सारे रेडिएशन बाहर आते ही रहते हैं। दोस्तों अगर हम सन के अंदर से निकलने वाले रेडिएशन को देखें तो स्क्रीन के ऊपर से हम ये पता लगा सकते हैं कि सन के अंदर से भी ये सारे के सारे रेडिएशन जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है यानी कि एमिशन ऑफ इंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए दोस्तों नहीं समझाया जा सकता। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेडिएशन है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए हम यही समझते हैं कि जो भी रेडिएशन किसी भी ब्लैक बॉडी के अंदर से बाहर आ रहा होगा वो कंटिन्यूअसली ही आ रहा होगा। लेकिन इन क्लासिकल मैकेनिक्स के फिनोमेना का यूज करके हम क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को यूज नहीं कर सकते, दोस्तों प्लांक ने माइक्रोस्कोपिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके एक हाइपोथेसिस दिया। प्लांक ने कहा कि इसके अंदर से जो रेडिएशन बाहर आ रहा है वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में या फिर तो पैचेस में बाहर आ रहा है। तो दोस्तों प्लांक का ये कहना कि रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली बाहर नहीं आ रहा है लेकिन छोटे छोटे पैचेस में या फिर तो ग्रुप में बाहर आ रहा है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। लेकिन इस हाइपोथेसिस की वजह से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही में प्लांक ने ये भी कहा कि ब्लैक बॉडी जो है वो जिन पार्टिकल से बना हुआ है जो उसके अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल किसी भी फ्रीक्वेंसी को एमिट नहीं कर सकते अपने अंदर से, लेकिन वो छोटे पार्टिकल के अंदर से कौन सी एनर्जी निकलेगी वो उस पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें दोस्तों क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए तो हमें समझना बहुत ही हार्ड रहता है, लेकिन डॉक्टर आइंस्टाइन ने प्लांक की इन हाइपोथेसिस को सही साबित किया जब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ढूंढा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब सनलाइट सोलर पैनल के ऊपर गिरती है तो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है या फिर तो इलेक्ट्रॉन का करंट क्रिएट होता है। आइंस्टाइन ने उनके केयरफुल ऑब्जर्वेशन से ये जाना कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन या फिर तो करंट फ्लो होता है वो किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी के जरिए नहीं होता, लेकिन किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी का जब रेडिएशन सोलर पैनल के ऊपर गिरता है तभी जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन या फिर तो करंट फ्लो हमें देखने मिलता है। और उन्होंने ये भी देखा कि लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है सोलर पैनल में वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता लेकिन डिस्ट्रिक्ट होता है। तो इस तरह से इस इफेक्ट के जरिए हमें प्लांक के दोनों हाइपोथेसिस सही नजर आते हैं।
तो दोस्तों इन दो एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लाइट है वो कंटिन्यूसली नहीं मूव करती, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर या फिर तो छोटे छोटे बैचेस बनाकर वो मूव करती है। दोस्तों ये छोटे छोटे जो ग्रुप या फिर तो बैच है उनको ही हम फोटोन बोलते हैं, और फोटोन के बारे में आपने काफी कुछ सुना भी होगा। दोस्तों चलिए अब हम कंपाउंड स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, जिन एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इन लाइट के ग्रुप बिहेवियर को समझने का ट्राई करेंगे। दोस्तों कंपाउंड स्कैटरिंग का ये एक्सपेरिमेंट है वो काफी हद तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिलता जुलता है। जब एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन यानी कि बंडल ऑफ लाइट के बीच में कोलिजन होता है तो दोनों जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। ये चीज जो है वो हमें तब देखने मिलती है जब दो पार्टिकल यानी कि दो गेंद या फिर दो बॉल के बीच में कोलिजन होता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये भी है कि इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तो उसका मोमेंटम 0 होता है, लेकिन स्कैटरिंग या फिर तो कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मोमेंटम गेन होता है। ये जो गेन हुआ मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के पास वो हम जानते हैं कि फोटोन के पास से ही आना चाहिए। तो जैसे पिछले दो एक्सपेरिमेंट से हमें जानने मिला था कि लाइट जो है वो बंडल में चलती है, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें जानने मिला है कि लाइट यानी कि फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है। दोस्तों यहाँ पे इस बात को हम फिर से समझते हैं। अगर कोई भी चीज बंडल में चलती है और उसके पास मोमेंटम भी होता है तो दोस्तों ये तो पार्टिकल हुआ ना। यानी कि इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो वेव नहीं है लेकिन पार्टिकल है। अगर लाइट जो है वो वेव होगी तो उसके पास कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए, और अगर लाइट जो है वो पार्टिकल होगी तो उसके पास कुछ मोमेंटम या फिर तो मास होना चाहिए। इसी कंक्लूजन को दूर करते हुए डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें डी ब्रोगली ने वेव की वेवलेंथ और मोमेंटम पार्टिकल के मोमेंटम को कनेक्ट करने वाला इक्वेशन दिया। दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर किसी पार्टिकल का अगर आपको मोमेंटम पता है तो उसकी वेवलेंथ पता चल जाती है, और अगर किसी वेव की वेवलेंथ पता है तो उसके मोमेंटम क्या होता है वो भी पता चल जाता है। इसका मतलब शॉर्ट में डी ब्रोगली हमें ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी पार्टिकल है वो एज अ वेव भी बिहेव करता है, और अगर कोई वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने पार्टिकल और वेव के बीच का जो बाउंड्री थी उसको पूरी तरह से मिटा दिया। इस बाउंड्री के खत्म हो जाने की वजह से ही दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत ही अलग तरीके से काम करती है, और दोनों में जो रिजल्ट मिलते हैं वो भी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होती है। दोस्तों इस चीज को हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का ये जो नेचर है वो छोटे पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स के ऊपर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से देखा जाता है। यानी कि जो प्रोटॉन के एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था वो कुछ कंडीशन के अंदर वेव की तरह भी बिहेव करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि वेव को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव इक्वेशन चाहिए, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल इक्वेशन थे। इसी तरह से जैसे प्रोटॉन एक वेव की तरह भी बिहेव करता है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें कुछ इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन हमें प्रोवाइड किया श्रोडिंगर ने, जिस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन को देख सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है यानी कि मैटर वेव को एक्सप्लेन करता है, यही फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स के सभी ब्रांच के अंदर अलग अलग पोटेंशियल यानी कि V को लेकर है, और श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन ही हमें स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने वीडियो के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को मर्ज करके समझा है, और हमने स्टार्टिंग में जहाँ पे क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत की थी, यहाँ पे हम वीडियो को ऐड करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन पे, जो पार्टिकल के मैटर वेव बिहेवियर को समझाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा चीजें एक साथ समझाने का ट्राई किया है, और ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है कि कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई हो। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ही के लिए है। कोई भी कंफ्यूजन है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ही लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने का बहुत ही अच्छे से ट्राई करूंगा, और अपनी सारी कंफ्यूजन दूर हो वैसे भी मैं ट्राई करूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसे ही वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो। बाय दोस्तों।